हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हो गया हमारा 29 मार्च 2024। आपका प्रीलिम्स है आपका 16 जून को 2024। तो ये जो शीर्षक जो टाइटल आप पढ़ रहे हैं, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई हैव रिटन, दैट यू हैव ऑलमोस्ट अराउंड 158 डेज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड इट इज़ नॉट 79 डेज। ये कॉन्सेप्ट क्या है, जनरली आपको समझाया नहीं जाता, मोस्टली कैंडिडेट्स को नहीं बताया जाता। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, इफ़ यू आर अ फुल टाइम वर्किंग कैंडिडेट, आप अगर काम कर रहे हैं तो यू हैव 79 डेज टू प्रिपेयर, आज से 16 जून तक का जो टाइम है। बट इफ़ यू आर अ फुल टाइम कैंडिडेट who is preparing just for this examination, who is not working, then you have almost double days as compared to someone who is working. तो अगर कोई काम कर रहा है उसका 79 डेज है, तो आपके पास एग्जैक्टली 158 डेज है, आपके पास उसका डबल टाइम है। ठीक है, अगर जो बंदा काम कर रहा है, अगर वो दिन के 4 घंटे या 3 घंटे स्पेंड कर पा रहा है पढ़ाई में, तो आपके पास ये पोटेंशियल है कि आप दिन के 6 से लेके 12 घंटे तक, आप डिपेंडिंग अपॉन आप कितना दे सकते हो, ऑन एन एवरेज आप इतना टाइम स्पेंड कर पा रहे हो। ठीक है, तो 6 तो एकदम मैंने मिनिमम केस में ले लिया, 12 मैक्सिमम केस में ले लिया। एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रोडक्टिव आवर्स। ठीक है, अब जो वर्किंग कैंडिडेट होता है उसे पता होता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, 3 से 4 घंटे अगर वो पढ़ रहा है तो इट हैज़ टू बी प्रोडक्टिव, इट हैज़ टू बी वेरी वेरी प्रोडक्टिव, अदरवाइज वो रेस में कहीं स्टैंड ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप फुल टाइम यहाँ पे प्रिपेयरिंग लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आप फुल टाइम प्रिपेयरिंग है तो यू हैव द लग्जरी दैट इज़ कॉल्ड टाइम, आपके पास टाइम की अच्छी खासी लग्जरी है। तो ये चीज़ तो अपने दिमाग में डाल लो। ठीक है, पहली चीज़ अगर ये दिमाग में आ गई तब आपको समझ आता है कि हाँ भाई है, मेरे पास टाइम है, सच में टाइम है, मैं कर लूँगा। अब इस टाइम में क्या है, इस टाइम को आपको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। इस टाइम में ऐसी तैयारी करने की ज़रूरत है जिससे आपका जो ये एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स है, उसको निकालने के जो चांसेस है मैक्सिमाइज हो जाए। यहाँ पे क्या है, एग्ज़ाम निकालने की गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता, ना मैं दे सकता हूँ, ना आप खुद दे सकते हो, या फिर यूट्यूब पे कोई भी क्लेम कर रहा है कि मेरे कोर्सेज देख लो, मेरा गाइडेंस देख लो, मेरा मतलब सो कॉल्ड किसी भी यूट्यूब चैनल का, तो आपकी एग्ज़ाम निकल जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, the questions that are asked in this exam, they are of very diverse nature. A lot of questions are very absurd. Questions involve a lot of memorization. It also involves analysis or analytics to a certain extent. So it is a blend of your knowledge, your experience, the way you are able to tackle the questions, how much you have memorized. सीधे सीधे शब्दों में कहो तो आपने कितना रटा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सअप है, तो ये सब मिला के बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि आपके पास अच्छा खासा टाइम है, सबसे पहले ये याद रखो। ठीक है, अब इस टाइम का आपको सदुपयोग करना है, यू हैव टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम। अब आप ये किस तरीके से कर सकते हो, ये आपको हर एक इंडिविजुअल को खुद के हिसाब से कस्टमाइज़ करना है, आपके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या काम करता है। किसी के लिए सुबह उठ के पढ़ना काम करता है, किसी के लिए शाम को उठ के पढ़ना काम करता है, किसी के लिए सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखने से काम चल जाता है, किसी किसी को लिखने से ज़्यादा याद होता है। ये सब अपने हिसाब से देख लेना, जैसा भी सूट कर रहा है। कुछ कुछ चीज़ें आपको जो यहाँ पे करनी है या फिर नहीं करनी है वो मैं बता देता हूँ। अगर ये चीज़ें करोगे या नहीं करोगे तो आपकी ये जो एग्ज़ाम है उसको निकालने के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं। पहली चीज़ लिख लेते हैं, देखो पहली चीज़ लिख लेते हैं, ये है IPL। ठीक है, ये मोस्टली मैं ये जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप ये मान के चलो, अगर आप इस साल का IPL अगर नहीं देखते हो ना, तो आपके जीवन में से कुछ निकल नहीं रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ मिस कर जाओगे, ये याद रखना। ठीक है, तो ये कॉल आपको लेना है, आपको देखना है नहीं देखना। देखना है देखो, अगर नहीं देख रहे हो तो शायद आपके पास काफ़ी टाइम बच सकता है, आप उस टाइम को जुडिशियसली यूटिलाइज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है तो इसके हाइलाइट्स वगैरह देख लो, उससे काम चला लो फ़िलहाल के लिए, क्योंकि क्या टाइम कम है। और ये जो एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा ही अभी कॉम्पिटिटिव हो चुकी है, इट हैज़ बिकम हाइपर कॉम्पिटिटिव। अब जो बंदे और बंदियाँ, लड़कियाँ जो ये एग्ज़ाम लिख रही है, काफ़ी स्मार्ट लोग लिख रहे हैं अभी। ठीक है, बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए लोग लिख रहे हैं। और जब से कोचिंग वगैरह का एक्सपोजर अच्छा खासा हुआ है, जब से यूट्यूब
का एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो जेन्युइन गाइडेंस भी देता है, उसका एक्सपोजर भी अच्छा खासा बढ़ चुका है, तब से ना थोड़ी अवेयरनेस ज़्यादा हो चुकी है, कैंडिडेट ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। तो कहने का सार ये है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स और कम्पिटेंट कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। आपको वो जो 10,000 जो लोग होते हैं जो प्रीलिम्स निकालते हैं, आपको उसमें आना है। अगर आपको फॉरेस्ट भी देना है तो कितने जो 1900 या फिर 2000 लोग वो जो उसका जो प्रीलिम्स निकालते हैं उसके अंदर आपको आना है। आईपीएल का आपका कॉल है, देखना है देखो, नहीं देखोगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरा ये है कि जितने भी अभी करंट इश्यूज़ चल रहा है ना मोटे मोटे, फॉर एग्जांपल सपोज करो इलेक्शन, तो इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, कौन सी पार्टी की कितनी प्रॉबिलिटी हो रही है विनिंग की प्रॉबिलिटी, किसको सीट मिल रही है किसको सीट नहीं मिल रही है, कौन कहाँ से इलेक्ट हो रहा है, कौन सी एक्ट्रेस को टिकट दी गई है, ये सब आपके किसी काम का नहीं है। इलेक्शन को आप सीमित रखो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिसेंट रिफॉर्म्स वगैरह हुए हैं, जो अमेंडमेंट पास किया गया था, बिल पास किया गया था, और पॉलिटी की किताब में से इसके बेसिक्स देख लेना, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट वो सब क्या होता है वो देख लेना, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, इनको किस तरीके से रिकॉग्निशन दिया जाता है, ये सब देख लेना। इसके अलावा अगर आपको कुछ देखना है तो एंटी डिफेक्शन वगैरह ये देख लेना, ठीक है। तो आपको बेसिक्स वगैरह देखने की ज़रूरत है, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अलावा अब क्या हुआ, किसी रीसेंट अभी एक रीसेंट इशू चल रहा है जिसमें एक पर्टिकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया गया ड्यू टू सर्टन रीजंस। तो आपके इस इशू में इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों डाला क्यों नहीं डाला, डालना चाहिए था या नहीं डालना चाहिए था। अभी ये टाइम आपका ओपिनियन फॉर्म करने का नहीं है। इस न्यूज़ से आपका क्या टेक अवे हो सकता है, इस न्यूज़ से आपका ये टेक अवे हो सकता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसका आप बैक एंड में जाके थोड़ा सा देख लो कि ये क्या है, कब लगता है, इसमें बेल मिलती है या नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती। इसके अलावा आपके फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट्स ये सब आप देख सकते हो, फैमा वगैरह होता था पहले, ये थोड़ा सा देख सकते हो। इसके अलावा जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आप इसका नाम बार बार सुनते हो, तो इसके थोड़े पावर्स प्रोविजंस कब बनी थी ये सब देख लो, इतना देख लो, इतना आपके लिए काफ़ी है। अब ये इसकी जो डेली कमेंट्री चलती है कि कौन सही है कौन गलत है, करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, ये सब आपके किसी काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड न्यूज़ ले लो, फॉर एग्जाम्पल जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अब किसको दिया जा रहा है किसको नहीं दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये आपके किसी काम का नहीं है। या दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी आपके किसी काम का नहीं है। सीए की जो थियरी है ना, थियरी जाके देख लो कि पर्टिकुलर माइनॉरिटी जो रिलीजन्स होते हैं और वो भी कुछ स्पेसिफिक नेशन से आए हुए हैं और वो भी कोई एक स्पेसिफिक डेट के बाद उनको भारत में सिटीजनशिप मिलेगी, जो पर्टिकुलर डेट से भारत के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, इतना आपने याद कर लिया, इतना काम आपका हो गया, सीए ख़त्म हो गया। अब डेली की जो डिबेट चल रही है उसके अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, तो ये कुछ तरीके होते हैं स्मार्ट तरीके से काम करने का। इससे क्या होता है, आपके चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएंगे सिलेक्शन के और आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। जब ये टाइम आपका बचेगा ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपके पास एक्चुअल में दिन में बहुत ज़्यादा टाइम है और बहुत ज़्यादा एनर्जी है जो आप चैनलाइज कर सकते हो, जो आपको कंप्लीट करना है उसके लिए। ये एग्ज़ाम में ना आपको बहुत सारी चीज़ें ना याद करनी पड़ेगी, ठीक है। मग आप लिख लेते हैं, रटना पड़ेगा, तो रटना है ही, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। रटने के लिए उस चीज़ को बार बार देखना पड़ेगा। अलग अलग मेथड्स होती है, रिपीटेटिव रिवीजन, ये सब जो भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं बार बार देखना पड़ेगा। हर कुछ स्पेसिफिक दिन के बाद देखना पड़ेगा ताकि वो आपकी मेमोरी के अंदर स्ट्रेंथन हो जाए। जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही चीज़ें पढ़ो, बेसिक्स को अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो, किसी चीज़ को छोड़ो मत। सी सैट के लिए अलग से तैयारी कर लो, अलग से तैयारी मतलब डेडिकेटेड तैयारी करो। इतना होना चाहिए कि सी सैट के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आंख बंद करके भी किस दिन अगर पेपर में बैठोगे तो आपसे कम से कम 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाने चाहिए, किसी भी हालत में 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो ही जाने चाहिए, ठीक है। ये सब मैं अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ। अभी धीरे धीरे जब पेपर में इम्प्रूव करोगे, अभी तो दिन है ना हमारे पास, 80 दिन तो मान के चल रहा है, ठीक है, इतने दिन तो है ही, तो ग्रेजुअली आप इम्प्रूव करोगे तो ये हो जाएगा आपके 45 से 50 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पा रहे हो और आपकी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी खासी 85 से 90% है। इतने कर रहे हो, अगर आपको पता है आपकी एक्यूरेसी इतनी है तो आप आराम से ना पेपर में क्लियर कर जाओगे, ठीक है। क्योंकि सी सैट का पेपर ना अब वैसा नहीं आ रहा पिछले साल से जैसे पहले आता था। पहले कोई भी बंदा आँख बंद करके जाता था पेपर में, इंजीनियर होता था, ठीक ठाक उसकी अंग्रेजी होती थी, पेपर निकल जाता था। पिछली बार के सी सैट से के पेपर के बाद ऐसा नहीं होने वाला। आपकी रीजनिंग में पकड़ ठीक ठाक होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तब आपका जाके पेपर निकलेगा। तो ये था छोटा सा मतलब इनफॉर्मल काइंड ऑफ डिस्कशन था ये हमारा।
ऐसे डिस्कशंस एज एंड वन नीडेड हम करते रहेंगे, ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा एक और चीज़ थी वो डिस्कस करनी थी, ये इम्पॉर्टेंट। अभी क्या है, ये जो ऑनलाइन स्पेस है ना, इसमें जितना एडटेक है, अब एडटेक ने स्पेस को इतना डाइल्यूट कर दिया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेली बेसिस पे वीडियोस देख रहे हो कि कोई ना कोई टॉपर आ रहा है, टॉपर्स बैठे हुए और उनके पॉडकास्ट चल रहा, वो डिस्कस कर रहे हैं, वो बता रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहे हैं, उन्होंने कैसे पढ़ा था, उनकी लाइफ एग्ज़ाम के टाइम पे कैसी थी, एग्ज़ाम के बाद कैसी हो गई, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या नहीं है। और वहाँ पे टॉपर्स को इस तरीके से बिठाया जाता है, इंफ्रा ऐसा होता है, सेटअप ऐसा होता है कि आपको लगता है कि किसी फिल्म स्टार्स, किसी सेलिब्रिटी से कम की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं ना, इनको आप क्या करो ना, इनको आप आपकी एग्ज़ाम के बाद के लिए रख लो। ठीक है, आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आराम से देख लेना, बस एग्ज़ाम तक मत देखना। ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली जितने टॉपर्स भी बैठे हैं ना वहाँ पे, जो बैठ के वहाँ पे अपना ज्ञान दे रहे हैं, वो भी यूजुअली अपना टाइम पास ऐसे नहीं करते थे। वो शायद मुश्किल से किसी टॉपर को देखते होंगे और फिर बंद करके रख देते होंगे, कि उनको पता था उनका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और आपको भी वही टॉपर बनना है। ठीक है, वही बनना आप, ये आप पे डिपेंड करेगा आप स्टेज पे जाके ज्ञान दोगे या नहीं दोगे। बट फॉर द टाइमिंग यू कैन सेव योर टाइम, आराम से टाइम अपना सेव करो। ठीक है, इन सारी चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद मत करो। ये सारे वीडियोस देखने के लिए आप आगे बहुत टाइम मिलेगा। अभी प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस रखो, पढ़ो उसके लिए अच्छे से, रिवाइज़ करो, मल्टीपल रिविजन्स करो, ऑथेंटिक सोर्सेज को पढ़ो, ऑथेंटिक सोर्सेज को कंप्लीट करो, अपने हाथ से अपने नोट्स बनाओ, अपने हाथ से अपने जो नोट्स बनाए उनको कंटिन्यूसली रिवाइज़ करो, उनको हाईलाइट करो, उनमें अलग अलग तरीके की मार्किंग्स करो। ये आपके इतने इटरेशंस हो गए, आपने इतनी बार इस नोट्स को पढ़ लिया, इस नोट्स में ये पर्टिकुलर जो कीवर्ड्स है दैट यू आर स्टिल फाइंडिंग डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, उसको अलग से लिख लो, या फिर वहीं पे कुछ किसी कलर से मार्क कर लो, या फिर सिंबल्स बना लो। मैं जैसे स्टार बना लेता था, या फिर इटरेशंस के लिए मैं लिख लेता था कि ये मैंने एक बार देख लिया मुझे याद नहीं हुआ, 2 बार देख लिया याद नहीं हुआ, 3 बार देख लिया याद नहीं हुआ। जब तक 4 बार लिखता था तब तक मोस्टली चीज़ें याद हो जाती थी। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपने किसी डॉक्यूमेंट को कितनी बार देख लिया, किसी पर्टिकुलर चीज़ को कितनी बार देख लिया। तो ये था छोटा सा डिस्कशन, तो एंड करते हैं इस डिस्कशन को। बीच में जब भी टाइम मिलता रहेगा और ज़रूरी मुझे अगर लगेगा तो हम ऐसा डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज़ तो आप भी पढ़ो, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा अभी फ़िलहाल के लिए। तो चलिए साथ में पढ़ता हूँ, फिर एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलता है नेक्स्ट सेशन में।